राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में बवाल। गोगामेड़ी की पत्नी बोली, हत्यारों की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। पंचतत्व में विलीन हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, अंतिम दर्शन के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम। कड़ी सुरक्षा के बीच गोगामेड़ी गांव में हुआ अंतिम संस्कार। गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित। एफआईआर में कार्यवाहक सीएम गहलोत और डीजीपी पर सुरक्षा न देने का लगाया आरोप। पुलिस ने हत्यारों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम किया घोषित। तेलंगाना के तीसरे सीएम बने रेवंत रेड्डी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। तीन राज्यों में सीएम के नामों पर अभी भी सस्पेंस। देर रात वसुंधरा राजे के दिल्ली पहुंचने पर बढ़ी अटकलें। कुछ दिनों में फाइनल हो सकते हैं नाम। नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पीएम आवास पर पहुंचे हैं सीएम योगी। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की देंगे जानकारी। देखिए जनवरी के अंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इसी की जानकारी देने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके उनसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों की जानकारी साझा करेंगे। और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पहुंच चुके हैं और राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है जनवरी में किए जाएंगे और उसी की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साझा कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस नेता बने रहे, भारत को बांटने की योजना। तेलंगाना के सीएम, इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस नेता बना रहे हैं भारत को बांटने की योजना। तो देखिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने जिस तरीके से बयान दिया था और कहा था कि रेवंत रेड्डी के डीएनए में बिहार का अंश है, तो उसी को लेकर रविशंकर प्रसाद ने ये हमला बोला है और कहा है कि इस तरीके की बयानबाजी लेकर नॉर्थ और साउथ के अंदर जिस तरीके की दरार पैदा की जा रही है उसी का एक ये नमूना है। तो देखिए बीजेपी लगातार रेवंत रेड्डी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे उसको लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक रुख अपना रही है और कहीं ना कहीं देखे जिस तरीके से बीजेपी ने तीनों राज्यों के अंदर जीत हासिल की थी उसके बाद नॉर्थ और साउथ डिवीजन को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही थी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के डीएनए बयान पर भड़के हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि रेवंत रेड्डी के डीएनए में बिहार का अंश है। तो देखिए बहुत बड़ा हमला रविशंकर प्रसाद की ओर से कांग्रेस पर। की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है और जो मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी
नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी? खबर अजमेर से है, जहां वन विभाग की टीम ने हाथी दांत की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक हाथी दांत बरामद हुआ है। बता दें, हाथी दांत की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। विभागीय अधिकारी गिरोह के सदस्यों से हाथी दांत की तस्करी के संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। कंट्रोल ब्यूरो से कि यहाँ पर एक हाथी दांत की लेन देन की घटना होने जा रही है, तो उसके बाद हमने एक टीम गठित की। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से भी एक कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर आए थे हमारे साथ, उस टीम में जुड़े। और उसके बाद हमने एक तवीज़ी रोड पर डीपीएस स्कूल के पास में कार्रवाई करते हुए, डिकॉय ऑपरेशन करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 लोग तो अजमेर के ही हैं और एक सीकर का है। उनके पास से हमें एक हाथी दांत बरामद हुआ, करीब 1.25 किलो वेट का हाथी दांत है और 1.5 फीट लंबा हाथी दांत है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये प्रतिबंधित है, इसलिए हमें 3 से 7 साल की सज़ा है इसके अंदर, और हमने उनको गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राजपूत समाज के साथ ही सर्व समाज हिंदू समाज के लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर अकलेरा कस्बा भी पूरी तरह से बंद रखा गया, जिसे अभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों का भी सहयोग मिला। सर्व हिंदू समाज ने कस्बे में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें लोगों ने पुलिस प्रशासन और कांग्रेस की सरकार के लापरवाह नुमाइंदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर के हनुमान मंदिर से शुरू हुई सर्व हिंदू समाज की रैली एसडीएम कार्यालय अकलेरा पहुंची, जहां उपखंड अधिकारी पिंकी गुर्जर को ज्ञापन भी सौंपा गया और हत्यारों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। खबर झुंझुनू के पचेरी कला थाने इलाके की है, जहां रायपुर अहिरान गांव स्थित ठेके के पास एक युवक का शव मिला, जो इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रात में अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर उसके शव को कहीं छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बुहाना की मोर्चरी में रखवा दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल शाम को 6-7 बजे सूचना मिली कि रायपुर ठेके के सामने पथाना का पप्पू उर्फ पप्पिया के साथ में 2-3 लड़कों ने मारपीट किया है, जिस पर पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे गई तो ना तो मजरूम मिला वहाँ पे, ना ही उसके साथ मारपीट करने वाले लड़के मिले। वहाँ पे मालूमात जाने से बाद में पता चला कि मजरूम को उसके परिजन सिंघाना ले गए, सिंघाना प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में लेके गए। सिंघाना से मालूमात किया तो वहाँ पता चला कि इसको किसी नारनौल साइड में लेके गए किसी हॉस्पिटल में। हमने मजरूम की भी तलाश किया, मजरूम नहीं मिला, ना आरोपी मिले। तुरंत हम वापस तलाश कर रहे थे। शाम को फिर सूचना मतलब उनके परिजन उसको नारनौल साइड से लेकर दौरान इलाज उसकी मृत्यु होगी। जिन्होंने कहा कि साथ दौरान इलाज मृत्यु होगी, जिसको उसकी डेड बॉडी को सीएससी मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। जैसी भी सूरत होगी रिपोर्ट देंगे, उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी को उसके परिजन को सुपुर्द किया जाएगा। झुंझुनू में अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी सुनवाई की जाएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में झुंझुनू जिले के न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों, रेवेन्यू प्रकरण और प्री लिटिगेशन के करीब 22,000 मामले चिन्हित किए गए हैं। मामले निस्तारण के लिए जिले में तालिकाओं समेत कुल 11 बेंचों का गठन किया गया। इसमें 7 बेंच तालिकाओं में और 4 बेंच जिला मुख्यालय स्तर पर गठित की गई है। इनमें एक न्यायिक अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी और एक अधिवक्ता को भी नियुक्त किया गया है। दिनांक 9/12/2023 को झुंझुनू न्याय क्षेत्र में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी न्यायालयों से लगभग 22,000 प्रकरण चिन्हित हुए हैं और इस पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है तथा अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किए जाने का प्रयास किया जाएगा। सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, फौजदारी प्रकरण, कंज्यूमर केसेस, एमएसटी केसेस,
फैमिली केसेस तथा बिजली, पानी और अधिक सारी मूलभूत सेवाओं से संबंधित सभी प्रकरण रखे जाएंगे और उनका निस्तारण करने के प्रयास किए जाएंगे। खबर झुंझुनू से है, जहां 2019 में युवक की हत्या मामले में एडीजी अंकित कुमार रमन ने फैसला सुनाया है। एडीजी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5,000 रुपए से आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक प्रदीप शर्मा ने बताया कि 2019 में सदर थाना क्षेत्र में युवक का शव लावारिस हालत में मिला था और पुलिस ने जांच करने के लिए यूपी से आरोपी को गिरफ्तार किया था। एडीजी ने गवाहों के बयानों और सबूत के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस थाना सदर का एक मामला था जिसमें और एक 302 की एफआईआर दर्ज हुई थी 2019 में, उसमें और एक पवन नाम का परिवादी था जिसने बताया कि मेरा भाई जो है विक्रम और उसकी हत्या मतलब जो डेड बॉडी है वो लावारिस मिली है, जिस पर वो प्रकरण दर्ज हो गए और पुलिस ने अनुसंधान करा और एक ये यूपी का था अजीत नाम का लड़का, वो उसमें फिर लिप्त पाया गया। अजीत, हाँ, तो अजीत के खिलाफ फिर कोर्ट में चार्जशीट पेश हुई। चार्जशीट पेश होने के बाद में आज कल दिनांक 6/12/2023 को एडीजे संख्या 2 जो है अंकित कुमार जी रमन, उन्होंने उसमें कल फैसला दिया है और अजीत को धारा 302 के अंदर आजीवन कारावास की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना। कोटपुतली जिले के बानसूर स्थित एक निजी स्कूल में साइबर क्राइम और यातायात सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में यातायात प्रभारी डीएसपी प्रवीण कुमार ने स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों और साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक किया। एसपी राजेश यादव ने बताया कि आजकल सबसे ज्यादा सेक्सटॉर्शंस के मामले आ रहे हैं, जिसमें युवाओं को वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस दौरान एसपी ने कहा कि किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो वह घबराए नहीं, आप तुरंत पुलिस को सूचना दें और आपके साथ हुई घटना की जानकारी भी दें। पुलिस ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करेगी। किशनगढ़ के गांधीनगर थाने में पुलिस की सहूलियत के लिए हाईटेक वाहन शामिल किया गया है। वाहन के किशनगढ़ पहुंचने पर पूजा अर्चना भी की गई। ये हाईटेक वाहन तमाम नए संसाधनों से लैस है। इस वाहन में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो बदमाशों और आरोपियों पर अंकुश लगाने में मदद करेंगे। इस वाहन के लिए एसपी कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बयावर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 8 दिसंबर यानी कल होने जा रहा है। चुनाव न्यायालय परिसर में बने बार रूप में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चुनाव होगा। इन चुनाव में ब्यावर के 369 अधिवक्ता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। लगभग 23 उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए चुनाव मैदान में खड़े हैं। मतदान के बाद 15 मिनट का विराम देने के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान अधिकारी टीकम सिंह चौहान ने बताया कि चुनाव स्थल पर मतदान के लिए लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतदान के दौरान वकीलों को पेन और मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जिला के गठन के बाद पहली बार जिला बार एसोसिएशन संस्था के चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के निर्देशानुसार है पूरे राजस्थान में एक ही दिवस 8 दिसंबर को पूरे राजस्थान में कराए जा रहे हैं। उसी के अनुरूप हमारी ब्यावर जिला बार एसोसिएशन के भी चुनाव हैं, जिसमें हमारे सक्रिय सदस्यों के रूप में जो मतदाता की गणना की गई है वो 369 मतदाता कुल है और 369 मतदाताओं के साथ ही सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मतदान रहेगा और 3 बजे के पश्चात मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ बार के जो पद है उसमें मुख्य पद अध्यक्ष है। अध्यक्ष में चंद्र विजय सिंह जी, दिलीप गोरा और रामेंद्र जी शर्मा 3 पद है और सचिव के लिए हमारे यहाँ ऋषिराज जी, तुषार दुबे और कमल लोढ़ा है। उपाध्यक्ष के लिए 3 उम्मीदवार है, उसमें से कोई भी 2 को चुन सकते हैं। उसमें नितेश वर्मा है और सुनील दुबे है और बालकिशन गोटवाल है। इसी तरह से हमारे 2-2 पदों के लिए बाकी के चुनाव हो रहे हैं।
कार्यकारिणी के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, 7 पदों पे चयन होना है। इस तरह से उनका भी चुनाव का सब साथ रहेगा। पहली बार हमने इस मतपत्र में नोटा का इस्तेमाल किया है, किसी को प्रत्याशी पसंद नहीं होने पे वो नोटा का इस्तेमाल कर सकेगा। ब्यावर जिला बार एडिशन के कल चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक मतदान संपन्न होगा। मतदान के संपन्न होने के साथ ही 15 मिनट के ब्रेक के बाद में मतगणना शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इस बार सबसे बड़ी गंभीर बात देखने को मिली कि आखिर में मतदान के दौरान ना तो पेन ले जाने दिया जाएगा और न ही किसी तरह का मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने दिया जाएगा। इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस बार 369 मतदाता जो अधिवक्तागण हैं वो मतदान का प्रयोग करेंगे और लगभग 23 लोग यहाँ चुनाव मैदान में खड़े हैं। अध्यक्ष पद के लिए तीन उम्मीदवार चुनाव मैदान के अंदर खड़े हैं, जिसमें दिलीप बोरा नाम के जो अधिवक्ता हैं वो हैं और उसके रामेंद्र शर्मा हैं और उसके अलावा चरणजीत सिंह जो एडवोकेट है वो भी इस चुनाव मैदान के अंदर अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। इसके अलावा विभिन्न पदों के लिए लगभग 23 से अधिक मतदाता चुनाव मैदान में खड़े हैं और ये मतदान कल दोपहर 3 बजे बाद संपन्न हो जाएगा और उसके बाद में मतगणना शुरू हो जाएगी और कल शाम को इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि इस बार पूरे राजस्थान के अंदर 1 ही तारीख को ये पूरी तरह से राजस्थान बार काउंसिल ने चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जो लगभग सभी के लिए एक अच्छा साबित होगा। कहीं न कहीं जो अधिवक्तागण प्रैक्टिस कहीं और करते हैं और मतदान कहीं और करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी बात होगी कि जहाँ प्रैक्टिस है वहीं मतदान है और इसके अलावा सभी जगह ये व्यवस्था कायम की गई है। ब्यावर से नवतेज टीवी के लिए प्रकाश भाट के साथ। खबर अलवर से है, जहां एक खलासी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें, खलासी रेलवे ट्रैक पर काम कर रहा था, तभी वो ट्रैक के नीचे आ गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। साथियों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया, जिसके बाद इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। घटनाक्रम क्या है, ये खलासी था और ये गुजरात में गाड़ी लेके गया था ट्रक। तो वहाँ क्या है, ये पूरा से तिरपाल वगैरह कर रहे थे, खिड़की वगैरह, वहाँ एक्सीडेंट हो गया इसका, खुद की गाड़ी से ही गिर गया। तो इसकी क्या है, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई गिरने से। तो इसको क्या है, निचले हिस्से पूरे इसके काम छोड़ गए। तो इसको अलवर SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जयपुर। तो वहाँ इसका इलाज तकरीबन 1-1.5 महीना वहाँ चला, ऑपरेशन वगैरह हुआ। तो उसके बाद में छुट्टी करा के इसको घर पे लिया है, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में तकरीबन जरिए इलाज हॉस्पिटल के रेगुलर चलता रहा। 5 या 6 महीने हो गए इसको। 6 महीने से अब इसको कल ही दिखा के ले गए थे, या सरकारी हॉस्पिटल दिखा के ले गए थे। हमारे यहाँ पास में हरीश हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखा के ले गए थे। तो ये कल आज इसकी डेथ हो गई। अलवर जिला अभिभाषक संघ के चुनाव कल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कराए जाएंगे। कुल 23 वकील विभिन्न पदों के लिए चुनाव मैदान में हैं। इनमें अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों अनिल वशिष्ठ और राकेश शर्मा ने नामांकन भरा है। उपाध्यक्ष के लिए नवल शर्मा, मोहित कौशिक, रामलखन बैंसला और विक्रम सिंह शेखावत। सचिव के लिए अजय यादव, जितेंद्र शर्मा और पंकज शर्मा। संयुक्त सचिव पद के लिए कृष्ण कुमार, जयश्री चौधरी, साथ ही योगेश कुमार यादव। कोषाध्यक्ष के लिए अजय धार और मुकेश कुमार शर्मा। पुस्तकालय सचिव के लिए कृष्णा सैनी और सोनिया ने नामांकन भरा है। हमारे कल 8 दिसंबर 2023 को बार समस्त पूरे राजस्थान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक पूरे राजस्थान में चुनाव होंगे, जो कि हमें सभी अधिवक्ता जहां भी हमारी बार है वहां सब जगह चुनाव होंगे। चुनाव सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 तक डलेंगे और अलवर में 5 बजे से काउंटिंग चालू हो जाएगी। और ये हमारा एक उत्सव है जो कि सभी अधिवक्ता बनाते हैं हम लोग। और एक बात ये भी है कि जो अब
ये 8 दिसंबर हर साल अब हमारा एक दिन फिक्स हो गया है। इससे हम अधिवक्ता दिवस भी बना सकते हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत उत्साह का दिन है। जी, समस्त राजस्थान बार काउंसिल के एक दिवसीय चुनाव कल 8 दिसंबर को संपन्न होने जा रहे हैं। इसी संबंध में पूरे राजस्थान के अंदर अधिवक्ताओं में हर्षोल्लास है। लोकतंत्र का पर्व है, उसे सभी अधिवक्ता इस पर्व को मना रहे हैं। सभी प्रत्याशी जोर खरोच से अपने प्रचार अभियान में लगे हुए हैं और कल यह मतदान का दिन रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर साय के 4 बजे तक हमारा मतदान कार्यक्रम रहेगा अधिवक्ताओं का। उसके बाद में नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और तीनों राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत की शुभकामनाएं दी। राजस्थान में बनने वाली बीजेपी सरकार को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। चंद्रभान सिंह आक्या ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से भी शिष्टाचार भेंट की। खबर हरियाणा के कैथल से है, जहां पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत शहीद सिंह चौक चीका में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला अधीक्षक मैडम उपासना पहुंची और सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने इसमें भाग लिया। स्कूल के बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम और नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों के बीच जाकर जागरूकता अभियान चलाया। डीएसपी कुलदीप बेनीवाल ने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील भी की। अभी भी हमारे पास हरियाणा पुलिस यानी कि कैथल पुलिस के द्वारा एक शानदार प्रोग्राम किया गया शहीद उधम सिंह चौक पर, और आज इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है जिला अधीक्षक मैडम उपासना जी रहे और वाकई मोटिवेशन प्रोग्राम देखने वाला था। तमाम स्कूलों के बच्चे भी मौजूद थे, तमाम जनता भी मौजूद थी। एक मुहिम जो शुरू की है हरियाणा पुलिस के द्वारा, जिला कैथल पुलिस के द्वारा, तो वाकई में सराहनीय है। तो सीधे तौर पर हमारे साथ में डीएसपी गोला कुलदीप सिंह जुड़ेंगे इसके विषय में। आगे की रणनीति क्या रहेगी, हालांकि इसमें जो अधिकारीगण हैं उनके साथ भी बातचीत की जाएगी। तो कुलदीप जी, क्या लगता है आज का सबसे पहले प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम हमें सफल है और हमें उम्मीद है कि आज जो बच्चे संदेश ले गए हैं, जो पब्लिक आई हुई थी, आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक अच्छा संदेश जाएगा और हमें उम्मीद है कि इसमें आने वाले टाइम में नशा तस्कर भी सुधरेंगे और नशा पीड़ित का भी इलाज होगा और वो भी सुधरेगा। देखिए, जब से उपासना मैडम आए हैं, आप लोगों की यहाँ पे गुला में एंट्री हुई है, तो तमाम जो है पुलिस की जो है मूवमेंट तेज हो गई है। लेकिन पहले ये चीजें नहीं थी। क्या ऐसे पब्लिक के साथ में भी कोऑपरेट किया जाएगा पूरा? नहीं, पब्लिक के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा। मैं आपको एक और बात बताता हूं जो मंच से नहीं बताई गई थी कि उपासना मैडम आने के बाद हमने एक कानून है, P10DP सेट कहते हैं, 1988 का कानून है, उसका प्रयोग करके अभी हमने अपने यहाँ गुला चिका के भी हैं, कलायत के भी हैं और जाखोली अड्डे के भी हैं, करीब 8 आदमी उस एक्ट के तहत 1 साल के लिए डिटेन किए हुए हैं और कैथल जेल में बंद हैं। जो पुराने स्मगलर थे, जो लगातार काम कर रहे थे, उनके खिलाफ हम P10DP सेट की कार्रवाई कर रहे हैं और 8 आदमी अब बंद किए हुए हैं, जिनकी कोई भी जमानत नहीं हो सकती, ना हाई कोर्ट लेगा ना सेशन कोर्ट लेगा। अक्सर होता है कि नशे में जो लिप्त युवा है, अगर प्रशासन से मदद मांगते हैं तो उनकी मदद नहीं की जाती। क्या जो अभी आपकी जो टीमें काम कर रही हैं, क्या उसमें मदद की जाएगी? नहीं, जो नशा पीड़ित है उसकी हम मदद करें, क्योंकि ये कोई अपराध नहीं है। नशा पीड़ित एक बीमारी है, उस बीमारी का हम उसी तरह इलाज करेंगे जैसे डॉक्टर कैंसर और हार्ट वगैरह का करता है। इस संबंध में हमने साइकेट्रिस्ट नियुक्त करने के लिए सरकार को लिख दिया है और डीसी सर के नेतृत्व में मीटिंग भी होती है, सीएमओ मैडम भी होती हैं और जल्दी ही हम यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति कराएंगे गुला में, जो फ्री काउंसलिंग देंगे और दवाइयाँ देंगे। क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं जनता को यही कहना चाह रहा हूँ कि नशे से आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को खुद बचाओ, हम आपके साथ हैं।
फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के दफ्तर में देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डिवीजनों के साथ लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं एडीआरएम और सीनियर डीसीएम और कई रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। वहां एडीआरएम और सीनियर डीसीएम ने बताया कि आज की कॉन्फ्रेंस मेक इन इंडिया की कामयाबी को लेकर की गई थी, जिसमें फिरोजपुर रेलवे डिवीजन की तरफ से कई प्रोजेक्ट भी प्रदर्शित किए गए। आज माननीय रेल मंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया का एक वो दिया है कि रेल जो अभी देश जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब हमारा देश जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि पहले क्या था कि हम पहले इंपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा वो ध्यान देते थे, अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी कंट्री बन रही है और हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का सपना था वो साकार होता दिख रहा है। और हमारी इकॉनमी जो है अभी जनवरी में ही अराउंड $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का एक मुख्य वो रहेगा, मतलब हिस्सा रहेगा। और जैसे हमारे टेलीकॉम इक्विपमेंट हैं प्लस हमारे जो मोबाइल हैं, मोबाइल का भी अभी हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साथ ही रेलवे के भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कवच का उन्होंने बताया कि हम धीरे धीरे चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। और देश जो है जो उन्होंने एक इकोनॉमी की टर्म यूज़ करी हॉकी स्टिक ग्रोथ में जो अब जो देश है वो ऊपर के कर्व की तरफ जा रहा है, और इसीलिए हमारा देश 2-3 साल में दुनिया में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। आज का जो माननीय रेल मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका फोकस पूरी तरह पैन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इन दो चीज़ों को लेके था। तो स्पेसिफिकली कोई प्रोजेक्ट जो है फिरोजपुर डिवीजन के लिए आज अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन ये एक जो ट्रेनों का परिचालन है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो उसमें जैसे भी कोई नए प्रोजेक्ट आते हैं, कोई नई सुविधा हम ऐड करते हैं तो वो लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज का जो फोकस था वो पूरी तरीके से पूरे ऑल इंडिया जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसकी सक्सेस, मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेस और एक्सपोर्ट की सक्सेस, उसको लेके फोकस था। उत्तर प्रदेश के सादाबाद तहसील पर किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन के लोग भी धरने पर बैठे। भूमि अधिग्रहण मामले में उचित मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि मिढ़ावली गांव के निकट निर्माणाधीन बाईपास में जबरदस्ती जमीन छीनी जा रही है। धरने पर बैठे किसानों ने एसडीएम चौधरी को भी अपने धरने में शामिल किया। 1 घंटे प्रदर्शन के बाद सीओ सादाबाद और एसडीएम के समझाने पर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ये ऐसा है कि ये मामला मिढ़ावली और हरियागढ़ के किसानों का जो ज़मीनों का जबरन वहाँ अधिग्रहण किया गया है। जो फसल तैयार थी सरसों आलू की, उनको वहाँ बुलडोजर से बर्बाद कर दिया पूरा। हमें तो बताया था कि बुलडोजर अपराधियों पर चलाई जाती है, यहाँ तो किसानों पर चलाई जा रही है बुलडोजर। महाराज जी से हमारा निवेदन ये है, एक तो जो जिस तरह से इनकी फसल बर्बाद की गई है, पहले तो सबसे पहले इन किसानों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। उसके बाद जो वहाँ ज़मीनों का जो सर्किट रेट के हिसाब से 4 गुना मुआवजा जो मिलता है सरकार से 1,70,00,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, वो उनको तुरंत तत्काल में दिया जाए। और जब तक मुआवजा न मिले इनकी ज़मीनों पर जो अधिग्रहण किया गया है, जो वहाँ बाईपास बनाने का एक्सप्रेस से NH2 को बाईपास जोड़ने का काम चल रहा है, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए। अन्यथा भारतीय किसान भानु मजबूरन किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और वहाँ बड़ा आंदोलन करेगा। देखिए, ये धरना प्रदर्शन मिढ़ावली के कुछ किसानों द्वारा सर्किल रेट पर मुआवजा न दिए जाने के संबंध में किया जा रहा था। समस्या ये है कि किसानों को जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था मुआवजा उसी के अनुसार दिया जा रहा है। बाकी अगर किसी का कुछ घटाना है, बढ़ाना है मुआवजा, उसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ इनकी प्रोसीडिंग्स लंबित है। वहाँ से कोई डिसीजन आने के बाद सहारनपुर थाना सदर बाजार पुलिस और सर्विलांस टीम ने फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ा खुलासा किया है और फाइनेंस पर महंगे मोबाइल फोन हड़प कर बेचने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, जो आधार कार्ड और पैन कार्ड संकलित कर उन पर फोटो बदलकर धोखाधड़ी करते थे। मोबाइल
के शॉप ओनर्स आए थे हमारे पास। उन्होंने एक हमें पूरा जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी। स्कैम इस प्रकार हो रहा था कि जो सैमसंग मोबाइल हैं तो वो लोन में अवेलेबल थे। एक DMI कंपनी है जो कि इन फ़ोन्स पे फाइनेंस करके कम डाउन पेमेंट पे EMI के बेसिस पे फ़ोन दे रही थी ओनर्स को। तो उन्होंने स्कैम के बारे में बताया कि कोई ग्रुप है जो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर ये फाइनेंस करा रहा है। गलत नाम होता था सही, लेकिन पता जो होता था और फ़ोटो होती थी वो गलत होती थी। इस तरह से फाइनेंस करा रहा है। और वो जिन ID कार्ड्स को यूज़ कर रखा है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनकी सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, जिस वजह से उनका डाउन पेमेंट जो है मोबाइल का वो बहुत कम आता है और EMI आती है। तो ये पूरा जो ग्रुप है 4-5 लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं और नाम बदल बदल के वो अलग अलग शॉप पे जा रहे हैं और महंगे महंगे जो सैमसंग के फ़ोन हैं जैसे फ्लिप हो गया, फोल्ड हो गया, ये सब फ़ोन दुकानों से ले रहे हैं। सहारनपुर में पुलिस ने वाहन चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से 7 बाइकें भी बरामद की है। प्रेस वार्ता के दौरान SP देहात सागर जैन ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुखबिर की सूचना चेकिंग के दौरान 2 चोरों को आसरा खेड़ी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये थाना नकोड़ पर 4 तारीख को 2 जगह मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई है। एक कस्बा अम्बेठा में और एक नया बस अड्डा जो है नकोड़ क्षेत्र में, वहां से 2 मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी, जिस संबंध में दोनों में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इन दोनों मुकदमे में टीम्स जो हैं CCTV फुटेज के माध्यम से और अपने जो इंटेल के माध्यम से चोरों का पता कर रही थी। जो है कल मुखबिर की सूचना पर जब चेकिंग की जा रही थी तो एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 लोगों की जब रोका गया तो ये जो मोटरसाइकिल है, इनसे चोरी की मोटरसाइकिल मिली है ये। और इन्होंने जब वाहन ऐप पे चेक किया गया तो ये जो है मोटरसाइकिल पूर्व में चोरी की गई थी। और फिर जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके निशानदेही पर टोटल 7 मोटरसाइकिल बरामद की है थाना नकुड़ की पुलिस ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार परिवर्तन के लिए जनता ने वोटिंग की और हम सभी ने उसी का असर देखा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जनता ने परिवर्तन किया है। मध्य प्रदेश में परिस्थिति अलग थी, इसीलिए भाजपा वहां चुनाव नहीं हारी। अखिलेश ने कहा कि जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए मतदान किया है। ऐसे में भाजपा की चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रदेश स्तर के बाद 2024 में जनता केंद्र सरकार बदलने के लिए वोट करेगी। जो समाजवादी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतें और किस तरीके से गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ करे। मैंने विधानसभा में इस बात को कहा था कि सरकार के लोग अगर किसी अस्पताल में जाना चाहें और व्यवस्था देखना चाहें तो वो चले और अगर विपक्ष की तरफ से जाना हो तो हम चले जाएं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। इलाज के लिए पर्याप्त दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर इंतज़ार करा रहे हैं अगर ऑपरेशन होना है। और इसके साथ साथ जो सुविधाएं थी, स्ट्रेचर नहीं है, मान लीजिए एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खत्म कर दी हैं और एक भी जिला अस्पताल अभी तक सरकार ने नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो जाए। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।